तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, जान है तो जहान है। अगर 21 दिन सावधानी नहीं बरती तो हमारा देश 21 साल कम से कम पीछे चला जाएगा। लेकिन कोरोना के लिए लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की दिल खोलकर तारीफ की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक ने कहा है कि बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर पर अपनी आक्रामक कार्रवाई जारी रख रहा है। इसके बेहतर नतीजे दिखाई देंगे। India, like China, is a hugely populous country, and the future of this pandemic, to a greater extent, will be determined of what happens in very large, highly populated, densely populated countries. So it's really important that India continues to take aggressive action at the public health level and at the level of society to contain, control, suppress this disease and to save lives. तो WHO भारत की तारीफ कर रहा है। सीधे चलता हूं राहुल देव जी के पास। राहुल जी, वैज्ञानिक डॉक्टर से तो हमने समझा कि 21 दिन का क्या महत्व है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये बयान, भारत के कदमों की सराहना करना, ये दिखाता है कि दुनिया, भारत जो कुछ कर रहा है उसके प्रति कितनी सजग है और कितनी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। जनता को भी मेरे ख्याल से आप समझना चाहिए, और जो लोग तोड़ते हैं इस जनता कर्फ्यू को, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखने के लिए निकल गए, घूमने के लिए निकल गए, समझने के लिए निकल गए, माहौल जानने के लिए निकल गए। इन लोगों के लिए तो मेरे पास दो शब्दों का ही एक वर्णन है। मैं इनको अज्ञानी या मूर्ख गद्दार कहूँगा। वो पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं, अपने आप को और अपने परिवार वालों को तो डाल ही रहे हैं, और इनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई इस पर आपत्ति नहीं करेगा, क्योंकि किसी को भी केवल आनंद के लिए या अपनी असावधानी में, अपने अज्ञान में और लापरवाही में दूसरों को खतरे में डालने का अधिकार नहीं है। जहाँ ये तो इनकी बात हो गई, और इनके प्रति हम सबको भी जिम्मेदार, समाज को भी इनके प्रति कड़ा होना पड़ेगा। ऐसे सब लोग अगर हमारे परिचय में हैं या हमें कहीं दिखते हैं तो हमें वहीं पर उनको टोकना होगा, संपर्क करके वो करना पड़ेगा। ये केवल सरकार का काम नहीं है। इतने बड़े देश में सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। ये समाज के जो सामाजिक शक्ति है उसको भी सक्रिय होकर आगे आना पड़ेगा, तभी हम इस आपदा निपट पाएंगे। दूसरी बात ये कि WHO ने अब जो कहा है वो तो बहुत स्पष्ट है, सब दुनिया जानती है कि सबसे बड़े दो आबादी वाले देश हैं, चीन और भारत। चीन ने इतना बड़ी कीमत चुकाने के बाद उस पर थोड़ा सा नियंत्रण हासिल करता दिख रहा है वो, लेकिन भारत अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है। और भारत ने अगर इस स्टेज पर अपने को संभाल लिया, उसने लोग इसको आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसका एकमात्र उपाय सामाजिक दूरी है, तो फिर भारत एक बहुत व्यापक, और मैं समझता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी विभीषिका से बच जाएगा। भारत एक ऐसे मुकाम पर है कि वो अगर जरा भी चूका तो इतना अकल्पनीय घटेगा कि दुनिया के किसी देश से हम उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। अभी जो हम ये आंकड़े देख रहे हैं इटली के, चीन के और अमेरिका के भी, ये बहुत छोटे हो जाएंगे अगर हम चूक गए इस मौके से। इस 21 दिन के खिड़की को अगर हमने उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया तो। बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए भारत में कहा जाता है मत चूको चौहान, और ये जरूरत है कि हम इस वक्त चूके ना। लेकिन क्या गलतियां हुई है ये समझने के लिए मैं स्पेशली दो डॉक्टर्स के पास चलूंगा, डॉक्टर नरेंद्र कुमार और डॉक्टर दीपांकर बोस के पास। डॉक्टर बोस, इटली से क्या गलती हुई? क्यों वहां पर इतने मौत के आंकड़े हैं? क्यों वहां पर शवों को जलाने में अब दिक्कत हो रही है? हालांकि जलाया जा रहा है वहां पर खतरों को कम करने के लिए। हाँ, जो डिफरेंस हमको चाइना और इटली में दिखा, उसके बारे में अभी कुछ रिसर्च आई है, मेरा भी अपना रिसर्च है। उसमें ये पता लग रहा है कि इटली में पेशेंट्स को हम एक हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं जहां पे कोरोना के पेशेंट्स हैं और नॉर्मल पेशेंट। अब देखिए, अगर आप एक इन्फेक्टिव पेशेंट को एक ही एम्बुलेंस में ले जाके उसी हॉस्पिटल में डालेंगे तो वो एम्बुलेंस वापस जाके किसी और पेशेंट को भी लेके आएगी जिसके पास कोरोना हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो इसलिए वो हॉस्पिटल सारे हॉटस्पॉट बन गए। तो जब वहां पे कोरोना नहीं थी, उसके बाद पेशेंट्स आने के बाद वहां पे कोरोना की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई है। ये अप्रोच जो है, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच नहीं हुआ, हॉस्पिटल सेंटर्ड अप्रोच
ये प्रॉब्लम हो गई है। चाइना में क्या था, चाइना में नए हॉस्पिटल बने, 1000 बेडेड के हॉस्पिटल, वहां पे नॉन कोरोना पेशेंट एक भी नहीं था। तो सारे जो पेशेंट थे अंदर आए कोरोना के और वहीं पे रहे, उनका ट्रीटमेंट हुआ। इंडिया को इस बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलनी चाहिए और मैं बहुत ही आग्रह से कहना चाहूंगा कि हॉट हॉस्पिटल्स और कोल्ड हॉस्पिटल्स को अलग कर दिया जाए। जिस हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें नॉन कोरोना के पेशेंट्स मत रखें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स खाली हो चुके हैं इस समय, इलेक्टिव ऑपरेशन सारे बंद कर दिए जाए। किसी का गॉल ब्लैडर ना हो, किसी का नी रिप्लेसमेंट ना हो, ये सब बंद कर दीजिए। इन हॉस्पिटल्स को हेल्थ केयर के अंडर लाइए, वहां पे नॉर्मल पेशेंट्स को करिए और सरकारी अस्पताल में कोरोना के पेशेंट ले जाइए जहां पे कि नॉन कोरोना पेशेंट्स ना आए। एम्बुलेंस जो जा रही है कोरोना पेशेंट्स को लेके, उनमें नॉर्मल लोग, नॉर्मल पेशेंट जिसको दस्त आई है या बुखार आया है या दौरे पड़े हैं या मिर्गी हुई है, उनको मत ले जाएं, क्योंकि वो लोग फिर से वहीं से कोरोना पकड़ सकते, किसी और लोगों को भी ले जाएंगे, घर वालों को भी ले जाएंगे, सबके पास ले जाएंगे, तो नंबर बढ़ती रहेगी। ये चीज इटली में नहीं हुई है, अमेरिका वाले भी इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तभी अमेरिका के नंबर्स एकदम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, एम्प्लीफाइड ग्रोथ। अब देखिए जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड हो गया, अंडोरा हो गया, सैन मरीनो हो गया, लिechtenstein हो गया, यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ कोरोना वायरस पर मिलियन पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट, क्योंकि वही हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। हम लोगों को इंडिया के कारण, इंडिया में अभी नंबर कंट्रोल में है, इंडिया में नंबर कंट्रोल पे है, तो आप इसको प्लीज इंफॉर्मेशन इस तरह से होना चाहिए कि मिक्सिंग नहीं हो कोरोना पेशेंट्स और नॉन कोरोना पेशेंट्स के लिए। ये मेरा सबसे बड़ा एडवाइस होगा इंडिया गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, समझ गया। और इसीलिए मिक्सिंग ना हो, ये एक बड़ी बात बोलिए बड़े पर्सपेक्टिव के साथ। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूरोप ने क्या गलती की, चाइना ने क्या गलती की? क्योंकि डॉक्टर बोस का पर्सपेक्टिव हमने समझा, अब इससे कैसे निकले भारत और भारत क्या सीख ले? चौरसिया जी, आपने बहुत ये सही सवाल पूछा। इसमें हम लोगों को कुछ दूसरी चीज़ें भी जाननी पड़ेंगी, सिर्फ डिजीज़ के ही बारे में नहीं। ये डिजीज़ कैसे फैल रहा है, इसके इकोनॉमिकल अफेक्टिंग पैरामीटर्स क्या क्या हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि चाइना और इटली में सबसे बड़ा अंतर क्या है। इटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर के लोगों का आने जाने में बहुत ज़्यादा छूट भी रही है। इटालियंस, बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज़ में भी बसते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम जहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे भी बहुत लार्ज संख्या में ये लोग हैं, तो इनकी मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है। ये चाइना वगैरह में भी जाते रहे हैं ट्रेड के लिए, फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए। पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़ें हम लोगों को समझनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी होने के कारण लोग आ जा रहे थे। उसके बाद में भी जब केसेस इनिशियली रिपोर्ट वगैरह हो रहे थे, तो उसके बाद में भी केसेस होने लगे, रिपोर्ट होने लगे। उसके बाद में दूसरी चीज़ थी इग्नोरेंस का मतलब कि बहुत लोग ये सोच रहे थे कि हाँ, ये जो डिजीज़ हो रहा है ये चाइना में हो रहा है, इस एशिया के इस पार्ट में हो रहा है, तो ये सोच रहे थे कि ये डिजीज़ यूरोप में उतना नहीं हो सकता है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पे डेफिनेटली नहीं हो सकता है। तो उसके लिए अभी एक प्रूवन फैक्ट निकाला जा चुका है, रिसर्च हो रहा है। इसके बारे में क्या देखा गया है कि ऐसा पॉपुलेशन जिसमें कि जिनकी जनसंख्या और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर एल्डरली है, जैसे कि पूरी दुनिया में जापान के बाद में दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है एल्डरली पेशेंट्स पीपल का, तो बूढ़े लोगों में संक्रमण की संख्या ज़्यादा है। और उसके अलावा जो मॉर्टैलिटी कहते हैं, मृत्यु दर, ये बूढ़े लोगों में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण ये इटली में हो रहा है बहुत ज़्यादा संख्या पे, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली यूरोप वगैरह में जो ओल्डर पॉपुलेशन परसेंटेज है जनसंख्या का बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण भी एक मॉर्टैलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जो जैसे मैंने बोला, यहाँ के लोग ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ट्रैवलिंग के थ्रू ही ज़्यादातर इन्फेक्शंस वगैरह यहाँ पे आए भी हैं। ये हो गया। तीसरी चीज़ हमें ये भी जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली ये काफ़ी वेल टू डू हैं, और यहाँ पर का जो को देखा गया है, यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि यूके का हो गया, फिर उसके बाद हम इटली का भी अगर कंसिडर करेंगे, दे आर अमंग द टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द होल वर्ल्ड।
तो यहाँ पे जो स्पेंडिंग है, परसेंटेज जितनी इनकी कमाई होती है, जितना ये स्पेंड करते हैं हेल्थ के लिए, वन ऑफ द मैक्सिमम करते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को ये भी एक चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो डिटेक्शन किट जो यूज़ किया जा रहा है, आज मुझे पता चला कि इंडिया में एक लोकल बनाया गया है, लोकल किट को अप्रूव भी किया गया है। इससे पहले नहीं तो ज़्यादातर जो किट्स थे दूसरे जगह से मंगाया जा रहा था, तो जो ज़्यादातर या तो यूरोपियन कंट्रीज रहे हैं या फिर अमेरिकन फर्म्स रहे हैं। तो जो किट की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे बहुत आसानी से है, कोई भी पेशेंट अप्रोच कर सकता है ये अपने टेस्टिंग को करने के लिए। फिर उसके बाद में हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि, और जो मैंने बताया परसेप्शन में यहाँ पे ये भी था कि ये नहीं सोच रहे थे कि इतने बड़े महामारी के रूप में ली जा सकती है इसको। तो ये एक भारत के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज में है कि इसे सीखना चाहिए दूसरों की गलतियों से। और मोदी जी ने ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी है और एम्फसाइज भी किया है कि आइसोलेशन, और जो मैंने आपको बोला भी कि विन, अगर हमें जीतना है इस महामारी के खिलाफ में तो हमें विन का फॉर्मूला जीतने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। वॉश योर हैंड्स, ओके, जो भी एक एक्सपोज एरिया अगर होता है तो वॉश कीजिए, आइसोलेट कीजिए। अब आइसोलेशन अगर हल्का सा भी एक्सपोजर अगर होने का अगर खतरा रहता है, अगर आपको हल्का सा भी सिम्टम्स किसी भी स्टेज में महसूस होता है, आप आइसोलेट कीजिए। एन विन के लिए और फिर एन मैंने बोला कि कोई भी चीज अगर होती है तो नो टच पॉलिसी को प्लीज आप फॉलो कीजिए। ठीक है डॉक्टर संदीप अग्निहोत्री, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप शंघाई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, शंघाई में काम करते हैं और इन्होंने बहुत नजदीकी से कोरोना के खिलाफ चाइना की लड़ाई को देखा है। डॉक्टर अग्निहोत्री, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं टेस्ट टेस्ट टेस्ट, भारत सरकार कह रही है, उसने गाइडलाइन जारी की है, अगर आपको इतने लक्षण हैं, आप कहीं बाहर से आए हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आए हैं जो बाहर से आया है या आपके परिवार का सदस्य या कम्युनिटी का सदस्य, तो आप टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे, और भारत जैसी बड़ी संख्या में टेस्ट करना, आपके हिसाब से इसका क्या पैमाना होना चाहिए? और चाइना में क्या शुरुआती समय में टेस्टिंग नहीं हुई थी, इसके कारण वुहान में इतना बढ़ गया है? एक्चुअली वुहान में क्या हुआ ये तो नहीं बता सकता हूँ मैं पूरा, क्योंकि इतना गौर से मैंने देखा नहीं। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे सबको फीवर टेस्ट जरूर करते थे, और यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही संघाई में 300 के आसपास केस हुए तो इन्होंने लॉकडाउन किया, हर एक कम्युनिटी को लॉकडाउन किया, और जो भी निकल रहा था उनका उन्होंने टेम्परेचर चेक किया। फॉर्मल टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन जिसके पास फीवर होता था उसको वो सीधे ही उसका मतलब कि स्वैब लेते थे और टेस्ट करते थे। तो इतनी संख्या में सबका टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, अगर हम कम्युनिटी वाइज और सबका फीवर चेक करें, और सबसे यहाँ पे रेगुलरली डेली पूछा जाता था कि आपको फीवर है या खांसी है, ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कोरोना के लक्षण हो रहे हैं। और जैसे ही अगर किसी को कोरोना के सिम्टम्स होते थे तो इंस्टीट्यूट से या कॉलोनी से, वहाँ से मतलब कि आप मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते थे, और सीधे टीम आती थी, आपका स्वैब लेती थी और आपको सीधे हॉस्पिटल में भर्ती कर देती थी। तो ये था क्वारंटाइन का तरीका यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि सबका पर्टिकुलरली टेस्ट करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, सबसे कम से कम पूछते रहें किसी भी माध्यम से, या किसी इंस्टीट्यूशन से जहाँ से पीपल अटैच्ड हैं, या कहीं कंपनी से, या कम्युनिटी वाइज अगर किसी के पास फोन नंबर है, तो ऐसे हम रोक सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से भारत सरकार ने बड़े क्लियरली इसके बारे में डूज एंड डोंट्स जारी किए हैं। प्राइवेट टेस्ट लैब को भी कह दिया है टेस्ट हो, लेकिन उस तरह से ना हो जैसे हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू के टाइम हो गया था, हर आदमी टेस्ट कराने पहुंच गया था, ऐसा नहीं। इसके लिए बाकायदा कुछ गाइडलाइन भी जारी की है। रोहित, आपका अनुभव क्या कहता है? आप शंघाई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका अनुभव क्या कहता है चाइना के बारे में? क्या चाइना में शुरुआती मामलों को संभालने में देरी हुई आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से? और भारत ने जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये है कि विदेश से जितने भी लोग आए हैं उनकी लिस्ट तैयार है, उनसे जितने लोग मिले हैं उनकी लिस्ट तैयार है। भारत के लिए कितना एडिशनल प्लस पॉइंट है? रोहित। यहाँ पे हमको पहले से ही पता है कि ये समस्या हमारे पास आने वाली है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा सबसे पहले जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कई स्तरों में आपको करना पड़ेगा। जैसे कि कॉलेजेस हैं वो अपने स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग करें, जैसे कि कोई कंपनी है अपने स्टाफ की मॉनिटरिंग करें। उसके बाद में शहरों में तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन गाँवों तक अभी नहीं पहुँची है। तो मैं ये कहूँगा कि गाँवों पे जो प्राथमिक चिकित्सक है गाँवों में, उनको जो है तो सिस्टम में लाया जाए
डेली टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो, और उसके बाद जो जिनमें टेम्परेचर बढ़े या अदर सिम्टम्स देखे उनको आगे रेफर किया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक एक लोगों की मॉनिटरिंग करेगी, वो तभी संभव है जो आपके सिस्टम के बाहर के लोग हैं और इसमें काम कर सकते हैं, जैसे कि आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, प्राथमिक शिक्षक हो गए, इन सबको। दूसरी बात समस्या है जो, ठीक है, समझ गया रोहित। आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि सभी विंडोज को खोलना चाहिए ताकि चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना रहे, चाहे कंपनी कर ले, चाहे कम्युनिटी कर ले, चाहे सोसाइटी कर ले, लेकिन इस बारे में बहुत केयर रखी जा रही है। डॉक्टर दीपंकर बोस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भारत में जितने लोग पिछले महीनों में विदेश में गए हैं, आपको पता है भारत से कितने लोग विदेश में जाते हैं, आपको शायद 190 देशों में संक्रमण है और 190 देशों के अंदर भारतीय आपको काम करते हुए मिल जाएंगे, अच्छा काम करते हुए, बढ़िया काम करते हुए। इसके चलते भारत सरकार ने जितने भी लोग विदेश से आए हैं उनकी लिस्ट तैयार है, उनसे जितने संपर्क में आए हैं उनकी लिस्ट तैयार है। ऐसे इलाके जो हाई रिस्क एरिया है वहां पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, हिमाचल के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया। ये जो कदम है ये कितना सोसाइटी को कंफर्ट करना चाहिए, सोसाइटी को कितना कॉन्फिडेंस आना चाहिए इन कदमों से? मेरे ख्याल से भारत इस एक्टिविटी में सबसे आगे रही है और इससे भारत को बेनिफिट मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस तरह के स्टेप्स यूरोपियन कंट्रीज में कहीं पे भी इस लेवल में हुई है जितना कि भारत कर रही। पर जो लोग भारत से बाहर से आए हैं भारत में, और भारत में अगर उनको इन्फेक्शन दिखाई दिया है उनको तो आपने रोक लिया, पर इंटरनल ट्रांसमिशन जो हो रही है उसका रिकॉर्ड अभी भारत के पास इतनी क्लियरली नहीं है। तभी मेरे ख्याल से नंबर इतने कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग में अभी भी कमी है। जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनको टेस्टिंग हो रही है कि नहीं ये मेरे को अभी तक आइडिया नहीं है। नहीं, इसको मैं क्लियर कर दूं, अगर आप में सर्टेन सिम्टम्स पाए जाएंगे तो अब आप प्राइवेटली जाके टेस्ट करा सकते हैं, उसका सरकार ने मूल्य भी निर्धारित कर लिया है, तो इस मामले में भी भारत आगे है। लेकिन आखिरी सवाल के तौर पे मैं आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर बोस, आपके हिसाब से इन 21 दिन से क्या 90% खतरा टल जाएगा? और यही सवाल डॉक्टर नरेंद्र जी आपसे मेरा, क्या 90% खतरा टल जाएगा इन 21 दिनों में? अगर 21 दिन तक पूरी कंट्री बिहेव करती रहे, वो ना बाहर जाके किसी से इंटरैक्ट करें, तब जाके तो ये डेफिनेटली हो सकता है। पर अगर हम लोग इस चीज को 21 दिन का जो टॉलरेंस है वो पीरियड को अगर हम नहीं मानते, यूके में भी ऐसा ही हुआ, एक दिन के लिए बोला गया कि आप लोग बाहर ना जाएं, उस दिन सब लोग सैटरडे संडे को लोग पहाड़ों में घूमने चले गए, पार्कों में घूमने चले गए। तो कल रात को बोरिस जॉनसन को विदाउट एनी अदर चॉइस उनको कर्फ्यू डिक्लेयर करना पड़ गया। ये अगर कर्फ्यू इंपोज करते हैं तो अगर 90% ना भी हो, अगर 80% तक भी पहुंच जाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त से हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ। प्रधानमंत्री की बात एक बार फिर दोहराता हूं, जान है तो जहान है। दुनिया का सबसे बड़ा संकट इस वक्त भारत के सामने मुंह बाए खड़ा है। आजादी के बाद इतना बड़ा संकट, हेल्थ का इतना बड़ा संकट आज तक कभी सामने नहीं आया। आखिरी महामारी की हम बात करें तो बंगाल फेमिन था, जिसमें अनडिस्क्लोज आंकड़े कहते हैं लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। भारत बिल्कुल दोहराना नहीं चाहेगा और हमारे देश ने समय पर सतर्कता के साथ कदम उठाए हैं। कृपया सरकार का, समाज का, अपने परिवार का और खुद अपने आप का साथ दें, मेरी आपसे यही गुजारिश है।